हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के भूगोल विषय की वीडियो सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 24 जो है 24 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक रहेगा हमारे पास राजस्थान में खनिज संसाधनों की स्थिति और कौन कौन से खनिजों का यहाँ से उत्पादन होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आपकी YouTube स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप उसको प्रेस कर लीजिए और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल जो है घंटी का जो निशान है उसको दबाना न भूलिए, क्योंकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की अपडेट का मैसेज आपके पास रोजाना टाइम टू टाइम पहुंच सके, इसके लिए यह जरूरी है। दूसरी बात, जब हम राजस्थान में खनिज संसाधनों का ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थी या सभी स्टूडेंट्स या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी राजस्थान का एक राजनीतिक नक्शा जो है, मैप जो है, वो खाली अपने पास रख लीजिए, या मैं कहूंगा कि पहले आप उसको भरने की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से जिले राजस्थान में कहां पर है, उनकी भौगोलिक स्थिति कहां है, उसके पास निकटवर्ती या सीमावर्ती जिले दूसरे कौन से हैं, ये सारी बातें आपको पहले अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। तभी ये खनिज संसाधन जो है या कोई भी राजस्थान भूगोल का कोई भी टॉपिक है वो अपने बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहली शर्त जो आप लोगों को पूरी करनी है वो यही है कि राजस्थान का मैप, भरा हुआ मैप 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए उसकी भरने की, तो आपके वो स्थायी हो जाएगी वो चीज, और उसके बाद हमें चीजों को समझना और उनको आपस में कनेक्ट करना या जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम राजस्थान में खनिज संसाधनों की क्या स्थिति है। देखिए, संसाधन शब्द की परिभाषा हमने देख ली थी कि ऐसा कोई भी प्राकृतिक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता की क्या कर सकती है, पूर्ति कर सकती है, उसको हमने क्या बोला है, संसाधन बोला है। जो मनुष्य के लिए उपयोगी है या उपयोग में आने लायक है, वो सारी चीजें हमारे पास क्या कहलाती है, संसाधन। अब इन्हीं संसाधनों का एक प्रकार हमारे पास क्या है, खनिज संसाधनों के रूप में है। और खनिज संसाधन जो है वो किसी भी देश या किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था या औद्योगिक विकास की मूलभूत कड़ी होती है। आज का जो युग है, औद्योगिक युग या आणविक युग के नाम से हम उसको जानते हैं, तो ऊर्जा की दृष्टि से खनिज बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के जितने भी उद्योग धंधे हैं उनको चलाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो सारी ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त हो रही है, खनिजों से प्राप्त हो रही है। और दूसरा, औद्योगिक विकास के लिए जितनी भी मशीनरी बन रही है, जितनी भी मशीनें इस्तेमाल में आ रही है, वो सारी मशीनें भी कहां से बन रही है, खनिजों से। तो दोनों ही दृष्टि से, ऊर्जा की दृष्टि से भी और दूसरा औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी खनिज संसाधन जो है वो किसी भी देश के लिए सबसे आधारभूत संसाधन माने जाते हैं, उसके विकसित और विकासशील अलग अलग क्रियाओं के अंदर। चलिए, जहां हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में खनिजों की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि खनिज एक्चुअल में होता क्या है। तो खनिज की परिभाषा को अगर आप परिभाषित करेंगे तो खनिज हमारे पास ऐसी सारी वस्तुएं जो जमीन से या भूतल से खोद कर निकाली जाती है या भूतल का खनन करके निकाली जाती है, वो सारी चीजें हमारे पास क्या कहलाती है, खनिज कहलाती है, जो मनुष्य के काम आ सकती है। प्राकृतिक रूप से ऐसी सभी वस्तुएं जो जमीन से खोदकर निकाली जाती है उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, खनन बोलते हैं। खनिजों को जमीन के अंदर से, भूगर्भ से बाहर लेके आने की क्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। और खनन क्रिया से निकलने वाले जो हमारे पास पदार्थ होते हैं उनको हम, जो मनुष्य के काम या उपयोगी है मनुष्य के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, खनिज बोल रहे हैं। अब देखिए, प्रकृति में खनिजों की स्थिति की हम बात करें तो ये मिलते किस रूप में है। देखिए, खनिज कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते हैं। स्वतंत्र अवस्था का मतलब ये है कि अकेला अगर तांबा लेना चाहे या अकेला अपने पास लोहा लेना चाहे तो ये अकेले रूप में नहीं मिलते हैं। ये बहुत सारे धातुओं के साथ या बहुत सारे तत्वों के साथ मिश्रित रूप में हमारे पास मिलते हैं। तो वो धातुओं का या उन सभी प्रकार के खनिजों का मिश्रित रूप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। अयस्क के अंदर बहुत सारे प्रकार की चीजें मिली हुई हो सकती है। उसमें लोहा भी हो सकता है, उसमें एल्यूमिनियम भी हो सकता है, उसमें तांबा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी धातुओं का मिश्रित रूप या वो सभी खनिजों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है, हमारे पास अयस्क कहलाता है। और इसी अयस्क का उपयोग करके हम इन चीजों को अलग अलग करते हैं। धातुएं जो है इनको हम क्या कर लेते हैं, आगे अयस्क से रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग अलग करने का कार्य करते हैं। और अयस्क से ही हम धातु का क्या प्राप्त करते हैं, शुद्ध रूप प्राप्त करते हैं। एक तरीके से खनिज जो है उसका क्या प्राप्त करते हैं, शुद्ध रूप प्राप्त करते हैं। तो एक तरीके से प्रकृति में जो खनिज संसाधन है
वो सभी धातुओं के या सभी अयस्कों, सभी खनिजों के मिश्रित रूप में मिलते हैं हमारे पास, उसको हम क्या बोल रहे हैं, अयस्क बोल रहे हैं। और इस अयस्क की क्रियाओं के माध्यम से, रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से इसको हम किस के रूप में बदल लेते हैं, शुद्ध खनिज के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास एक बेसिक सी चीज हुई। अब हम देख लेते हैं कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, खनिज हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे। एक को तो हम बोलते हैं धात्विक खनिज, एक को तो हम बोलेंगे धात्विक खनिज, और दूसरे प्रकार के जो खनिज होते हैं उनको हम बोलते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, देखिए, जिन खनिजों के अंदर धातु का अंश पाया जाता है, क्या पाया जाता है, धातु का अंश पाया जाता है, वो सारे खनिज हमारे पास कहलाते हैं धात्विक खनिज। जिनमें धातु का अंश पाया जाता है वो सारे खनिज हमारे पास क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। इनको भी आगे हम दो भागों के अंदर विभाजित कर लेते हैं। एक को तो हम बोलते हैं लोह धात्विक खनिज और दूसरे को हम बोलते हैं अलोह धात्विक खनिज। तो लोह धात्विक खनिज, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिन धात्विक खनिजों के अंदर लोहे की थोड़ी या अधिक मात्रा पाई जाती हो, उन सारे खनिजों को हम क्या बोलेंगे, लोह धात्विक खनिज बोलेंगे। जैसे लोहा खुद भी है इसके अंदर, ठीक है, एल्यूमिनियम हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, ये सारी जितनी भी धातुएं हैं किसका उदाहरण है, लोह धात्विक खनिजों का उदाहरण है। जिनके अंदर लोहे की थोड़ी या अधिक मात्रा मौजूद होती है उनको हम बोलेंगे लोह धात्विक खनिज। दूसरे होते हैं अलोह धात्विक खनिज, जिनके अंदर लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, उन धातुओं को हम क्या बोलते हैं, अलोह धातुएं बोलते हैं। जैसे बहुमूल्य धातुएं जितनी भी है, चांदी है, सोना है, तांबा है, ठीक है, सीसा है, जस्ता है, ये सारी जो धातुएं हैं ये हमारे पास किसका उदाहरण है, अलोह धातुओं का उदाहरण है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि खनिज संसाधन जो है या खनिज जो हमारे पास दो प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। जिनमें धातु का अंश पाया जाता है वो धात्विक, इसके दो प्रकार हमारे पास, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। अलोह धात्विक के ये उदाहरण रहेंगे और लोह धात्विक के हमारे पास ये उदाहरण रहेंगे। अब अधात्विक खनिज जो है, जिनके अंदर धातु का अंश नहीं पाया जाता, धातु का अंश नहीं पाया जाता, वो सारे खनिज हमारे पास क्या कहलाते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अधिकतर जिस रूप में हमें मिलते हैं, जिस रूप में हमें मिलते हैं प्राकृतिक रूप में, उसी रूप में इनका हम उपयोग कर लेते हैं। कहने का मतलब इन दोनों में एक आधारभूत अंतर ये है कि धात्विक खनिज जो है वो अधिकतर हमें किसके रूप में, अयस्क के रूप में मिलते हैं, और इनको हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इनको हम किस में बदलते हैं, धातु के शुद्ध रूप में बदलते हैं। शुद्ध रूप में बदलने का मतलब लोहे को अलग कर लेंगे, एल्यूमिनियम को अलग कर लेंगे, मैग्नीज को अलग कर लेंगे, टंगस्टन को अलग कर लेंगे। तो ये सारी क्रियाएं जो हो रही है ये किसके माध्यम से हो रही है, रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से। जबकि यहाँ अधात्विक खनिज हमारे पास अयस्क के रूप में भी मिल सकते हैं, या ये जिस रूप में भी मिलते हैं अलग रूप में, उसी रूप में इनका हम उपयोग करते हैं। इनको रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से अलग नहीं किया जाता है। तो ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं, आपके पास संगमरमर है, जिप्सम है, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं जो आपने देखे होंगे घरों में अपने पत्थर लगाते हैं, वो जिस रूप में हमें खनिज या खान से प्राप्त हो रहा है उसी रूप में हम उसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें रासायनिक क्रियाएं करके कोई बदलाव अपने उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, खनन किसे कहते हैं, ये छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिजों के उदाहरण बताइए आप, अलोह धात्विक खनिजों के उदाहरण बताइए, लोह धात्विक खनिजों के उदाहरण बताइए, अधात्विक खनिज की परिभाषा क्या है, अधात्विक खनिज के मुख्य उदाहरण दीजिए। ये छोटे बड़े हमारे पास सारे के सारे प्रश्न जो है वो खनिज संसाधन से रिलेटेड बन रहे हैं। अभी हमने सिर्फ खनिज संसाधन के ऊपर बात की है, राजस्थान में हमें खनिज संसाधन की बात करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान में खनिज संसाधन की स्थिति क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, राजस्थान में खनिज संसाधन की पोजीशन या सिचुएशन क्या है। तो राजस्थान खनिजों की दृष्टि से बहुत अच्छे राज्यों में माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के खनिज हमें मिलेंगे। तो राजस्थान में खनिज संसाधन की स्थिति को हम तीन तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि राजस्थान में खनिजों का उत्पादन किस प्रकार का हो रहा है। दूसरा हम देखेंगे राजस्थान में खनिजों के कितने प्रकार हैं या खनिजों में हमारे पास विविधता कितनी है। और तीसरी बात हम देखेंगे कि राजस्थान में खनिज भंडार कौन कौन से हैं।
और फिर हम देखेंगे कि राजस्थान कौन कौन से खनिजों के उत्पादन में भारत में सर्वोच्च स्थान रखता है, भारत में अग्रणी स्थान रखता है। इन चारों चीजों के ऊपर हमें बात करनी है। चलिए उत्पादन की बात करें तो पूरे भारत में जितने खनिज संसाधन का उत्पादन किया जाता है उसका अकेला 22% भाग जो है वो राजस्थान राज्य से उत्पादित होता है। ध्यान रखना है आपको ये डाटा, 22% खनिजों का उत्पादन जो है पूरे भारत के खनिज उत्पादन का अकेला कौन सा राज्य करता है, राजस्थान करता है। और इस दृष्टि से झारखंड राज्य के बाद राजस्थान का पूरे भारत में दूसरा स्थान, आपको ध्यान रखना है दूसरा स्थान किस दृष्टि से है, उत्पादन की दृष्टि से है। कितना प्रतिशत हिस्सा उत्पादित करता है, 22% हिस्सा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में खनिजों के कितने प्रकार मिलते हैं। देखिए प्रकारों की बात करें तो राजस्थान में बहुत सारे प्रकार के खनिज मिलते हैं, 79 प्रकार के खनिज राजस्थान में मिलते हैं। लेकिन उन 79 प्रकारों में से उत्पादन जिन खनिजों का हो रहा है वो है हमारे पास 67 खनिजों का हमारे पास कितना क्या होता है, उत्पादन होता है। अब उपयोगिता की दृष्टि से ये खनिज या उत्पादन होने वाले खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक को तो हम बोलते हैं प्रधान खनिज जिनका उपयोग बहुत ज्यादा है और जिनकी मांग बहुत ज्यादा है, और दूसरे को हम बोलेंगे गौण खनिज। तो कुल मिलाकर 67 में से 44 खनिज ऐसे हैं जो प्रधान खनिजों की श्रेणी में आते हैं, और बचे हुए 23 जो हमारे पास खनिज हैं वो हमारे पास क्या है, गौण खनिजों की श्रेणी में आते हैं। तो राजस्थान खनिज विविधता की दृष्टि से, खनिजों के प्रकारों की दृष्टि से पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। ध्यान रखना है आपको, खनिज विविधता या खनिजों के प्रकार की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर बोला जाता है, म्यूजियम बोला जाता है। म्यूजियम, जैसे आप म्यूजियम में जाते हो वहां पर आपको विविध प्रकार की अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, तो वही सिस्टम यह है कि विविध प्रकार के खनिज हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का क्या बोला जाता है, अजायब घर। तो याद रखना उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, विविधता की दृष्टि से पहले स्थान पर है। अब बात आती है भंडार की दृष्टि से, तो भंडार की दृष्टि से राजस्थान पूरे भारत में झारखंड, सॉरी एक मिस्टेक यहां पर हमसे हुई है, सॉरी, खनिज उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान का स्थान तीसरा है, सॉरी राजस्थान का स्थान तीसरा आता है खनिज उत्पादन की दृष्टि से। पहला नंबर झारखंड का है, दूसरा नंबर हमारे पास मध्य प्रदेश राज्य का है, मध्य प्रदेश राज्य का है। आप थोड़ी सी गलती को सुधार करना। उत्पादन की दृष्टि से 22% उत्पादन करते हुए राजस्थान पूरे भारत में कौन सा स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है। जबकि भंडार की दृष्टि से राजस्थान झारखंड के बाद में दूसरे स्थान पर आने वाला राज्य है। भंडारों की दृष्टि से हम बात करें तो राजस्थान पूरे भारत में कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। तो ये तीन क्रम हो गए हमारे पास। पहला स्थान किसमें हुआ है, विविधता की दृष्टि से, प्रकारों की दृष्टि से। दूसरी बात करें हम भंडारों की दृष्टि से तो झारखंड राज्य जो है उसके बाद में राजस्थान भंडारों की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान पर है, दूसरे नंबर पर। और तीसरी पोजीशन राजस्थान की किसमें है, खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से है। झारखंड मध्य प्रदेश के बाद में तीसरा नंबर सबसे ज्यादा किसका आता है, राजस्थान का आता है। चलिए अब राजस्थान में ये जो खनिज उत्पादित हो रहे हैं इनमें भारत में राजस्थान का स्थान किन किन खनिजों के मामले में अग्रणी है उनकी हमें बात करनी है। देखिए आप सीसा, जस्ता, संगमरमर, आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, आप इनको समझ के भी याद कर सकते हैं। जिप्सम, इसके बाद में हम बात करते हैं रॉक फॉस्फेट, वॉल्स्टेनाइट, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं घिया पत्थर, सोप स्टोन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, एस्बेस्टोस, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण खनिज है जिनके उत्पादन में राजस्थान जो है वो पूरे भारत के अंदर क्या रखता है, प्रथम स्थान रखता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे 4 खनिजों के नाम लिखिए जिनके उत्पादन में राजस्थान जो है वो पूरे भारत में अग्रणी स्थान रखता है या उसका एकाधिकार है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन उन्हीं खनिजों का राजस्थान से होता है। और अगर बात करें तो लगभग 100% उत्पादन जो 100% उत्पादन जो है वो अकेले इन चीजों का कहां से होता है, राजस्थान से होता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत थोड़ी मात्रा में इन खनिजों का उत्पादन किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान क्या रखता है, भारत में सर्वोच्च स्थान रखता है। तो ये है राजस्थान में खनिज संसाधन की स्थिति। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में खनिज संसाधन की स्थिति को स्पष्ट कीजिए तो हम बता देंगे उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है, 22% उत्पादन करता है।
प्रकार विविधता की दृष्टि से पहला स्थान रखता है राजस्थान पूरे भारत में। 67 प्रकार के खनिजों का यहाँ उत्पादन होता है, 44 प्रधान और 23 गौण खनिजों का। इसके बाद उत्पादन में सर्वोच्च स्थान रखने वाले खनिजों की दृष्टि से राजस्थान इन खनिजों के उत्पादन में पूरे भारत में क्या रखता है, पहला स्थान रखता है। अब अगर राजस्थान में खनिजों के वितरण की हम बात करें कि राजस्थान में खनिज कहां किस क्षेत्र में ज्यादा मिलते हैं, तो इस दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारे पास। सबसे ज्यादा खनिज राजस्थान में मिलते हैं अरावली की पर्वत श्रृंखला वाले हिस्सों में, यानी कि वहां पर पाई जाने वाली जो अलग-अलग प्रकार की चट्टानें हैं, उन चट्टानों के अंदर मिलते हैं ज्यादातर खनिज। दूसरा क्षेत्र है हमारे पास दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, जो हाड़ौती का पठार या कोटा का पठार जिसको हम बोलते हैं, वो जो क्षेत्र है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारावाला क्षेत्र है, इसके साथ वाला जो क्षेत्र इसके साथ लगा हुआ है, वो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है वो राजस्थान में दूसरे स्थान रखता है खनिज वितरण की दृष्टि से। और तीसरा स्थान जो है वो पश्चिमी राजस्थान का आता है, पश्चिमी राजस्थान जिसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो जैसलमेर जिला, बाड़मेर जिला और जोधपुर, महत्वपूर्ण 3 जिले जो हैं, इनके ऊपर हम डिटेल में आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं राजस्थान में खनिज उत्पादन की दृष्टि से। नाम आप एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिए। अरावली की पर्वत श्रृंखला, दूसरा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश इसके अंदर मुख्य रूप से शामिल रहेगा, और तीसरा नंबर हमारे पास आता है किसका, पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश जो है, जो पेट्रोलियम, खनिज तेल और कोयले की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो तीसरा स्थान हमारे पास किसका, पश्चिमी राजस्थान का है। तो ये राजस्थान में खनिज संसाधन की वर्तमान स्थिति है हमारे पास। अब राजस्थान में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के खनिज यहाँ पर मिलते हैं। तो देखो, खनिजों का वर्गीकरण हमने किया था अभी, उसमें हमने देखा खनिज हमारे पास मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, धात्विक खनिज हैं और दूसरे हमारे पास कौन से हैं, अधात्विक खनिज हैं। तो अब एक एक करके हम बात करेंगे कि राजस्थान में धात्विक खनिज कौन कौन से हैं और अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं। इसके अलावा एक स्पेशल खनिज भी पढ़ेंगे हम ईंधन खनिजों के रूप में। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर देता हूं राजस्थान में धात्विक खनिज कहां-कहां और कौन-कौन से मिलते हैं। इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं, इससे पहले आप मैप जो है राजस्थान का अपने पास रख लीजिए, उसको भर के रख लीजिए आप, और जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे अपने दिमाग में एक इमेज सेट करते जाना। धात्विक खनिजों में राजस्थान में मुख्य रूप से कौन-कौन से खनिज मिलते हैं, 1 बाय 1 करके बात कर लेते हैं। तांबा की बात करेंगे अपने, दूसरे नंबर पर हम सीसा जस्ता की बात करेंगे, सीसा जस्ता की, और इसके साथ ही हम चांदी की बात करेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण खनिज हम पढ़ेंगे धात्विक खनिजों में टंगस्टन। तो राजस्थान में आपकी किताब के हिसाब से 4 महत्वपूर्ण खनिज है धात्विक खनिजों में, तांबा, सीसा जस्ता, चांदी और टंगस्टन के रूप में। चलिए, किन किन चीजों में अपने इसका अध्ययन करना है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। सबसे पहले तो आपको देखना है कि किस प्रकार का खनिज है। प्रकार का मतलब ये, धात्विक खनिजों में हमने 2 प्रकार पढ़े थे, लो धात्विक और अलो धात्विक। तो पहले तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी प्रकृति का खनिज है। दूसरा हमें देखना है किस प्रकार की चट्टानों में ये मिलता है, ठीक है। तीसरी बात हम देखेंगे कि इन खनिजों का महत्वपूर्ण गुण अगर कोई है, विशेषता अगर इनकी है तो वो क्या है। चौथी हम देखेंगे कि इनका वितरण क्षेत्र क्या है, कहां पर ये ज्यादा है, और फिर आपने देखेंगे कि उत्पादन की दृष्टि से इनका क्या स्थान है राजस्थान का पूरे भारत में। और छठे नंबर पे हम देखेंगे कि इनका उपयोग कहां किया जा सकता है। ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके अगर आप अपने इनको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद भी रहेगा और बिल्कुल समझ भी रहेगी, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। चलिए, तांबे की प्रकार की बात करेंगे हम। सबसे पहले तांबे को हमने बता दिया था, तांबा जो है वो एलो धातु प्रकार का खनिज है। एलो धातु कहने का मतलब इसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, ठीक है। यहां हम बात करेंगे सीसा जस्ता और चांदी की। अगर मैं बात करूंगा तो ये दोनों ही क्या है, ये भी क्या है, एलो धातु प्रकार के खनिज, एलो धातु है, जबकि ये लो धातु प्रकार का खनिज है, ठीक है। पहला तो प्रकारों में अंतर समझ लीजिए आप कि तांबा एलो धातु खनिज है, ये भी एलो है, और वो लो धातु प्रकार का खनिज है। चट्टानों की बात करें, मुख्यतः ये खनिज जो है वो आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। धात्विक खनिज जितने भी हैं वो सारे लगभग आग्नेय प्रकार की जो चट्टानें होती हैं या कायंत्रित, इन आग्नेय चट्टानों से भी आगे बनने वाली चट्टानें होती है कायंत्रित चट्टानें। तो लगभग ये तांबा, सीसा जस्ता, चांदी, ये सारे के सारे खनिज जो है वो कौन सी चट्टानों में मिलते हैं, आग्नेय चट्टानों में और कायंत्रित चट्टानों में मिलते हैं। अब इनके आगे बहुत सारे उदाहरण भी होते हैं, कई प्रकार के उदाहरण होते हैं, तो आप उनके बारे में बता सकते हो। जैसे ये ग्रेनाइट चट्टानों में ज्यादा मिलेंगे आपको, पिग्मेटाइट प्रकार की चट्टानों में ज्यादा मिलेंगे आपको, पिग्मेटाइट प्रकार की। और ये भी ज्यादातर क्या है, कठोर चट्टानें जो होती है आग्नेय प्रकार की चट्टानें, उनके अंदर मिलेंगे, ठीक। अब
गुण की बात करें, गुण के साथ अपने एक पॉइंट और भी पढ़ लेते हैं इसका, एस। मैंने बताया था आपको कि धातुएं ज्यादातर क्या है, धातुई खनिज जो है वो किस रूप में मिलते हैं, धातुओं के मिश्रित रूप में मिलते हैं। तो मिश्रित रूप में मिलने वाली सारी धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, एस्क कहलाता है। तो तांबा कौन से एस्क से अलग किया जाता है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है, क्यूप्राइट। मुख्य रूप से तांबे का एस्क जो है वो कौन सा है, क्यूप्राइट एस्क। यहां हम बात करें सीसा जस्ता का मुख्य एस्क गैलेना है, गैलेना, ठीक है। इसके अलावा भी और खनिज हो सकते हैं जिनमें जिंकाइट है जैसे, विलेमाइट है जैसे, ठीक है। ये मुख्य महत्वपूर्ण दूसरे एस्क हो सकते हैं किसके, सीसा जस्ता के, ठीक है। इसी तरीके से टंगस्टन के एस्क की बात करें तो आपको नाम याद रखना है, वुल्फ्रेमाइट, वुल्फ्रेमाइट, ठीक है। टंगस्टन का महत्वपूर्ण एस्क जिससे टंगस्टन धातु प्राप्त की जाती है वो खनिज कौन सा है हमारे पास, वुल्फ्रेमाइट। और सीसा जस्ता की बात करें तो गैलेना, जिंकाइट, विलेमाइट वगैरह जो ये खनिज है इनसे प्राप्त किया जाता है। और तांबे का महत्वपूर्ण एस्क कौन सा है हमारे पास, क्यूप्राइट, ठीक। गुण की बात कर लें तो तांबे के बारे में हम सब जानते हैं। देखो तांबा जो है वो एक तरीके से बहुत नम्य धातु है। मतलब नम्य होने का मतलब ये है कि इसको आसानी से पीटा जा सकता है, इसमें तन्यता का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है, इससे खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, कहने का मतलब। और अगली बात अगर मैं कहूं तो तांबा सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक धातु है, सबसे अच्छी, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, इसलिए सुचालकता की दृष्टि से तांबा सभी धातुओं में महत्वपूर्ण अग्रणी स्थान रखता है। यहां पर गुणों वाली कोई विशेष बात है नहीं। सीसा जस्ता जो है इनमें सामान्य रूप से सामान्य धातु वाले गुण इनके अंदर मिलते हैं, ज्यादातर विद्युत की सुचालक होगी, और मुख्य रूप से कठोर धातुओं के अंदर ही इसका नाम आता है, जस्ते का भी मुख्य रूप से। और चांदी जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही उपयोगी धातु है चांदी जो है, इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, परतदार गुण पाए जाते हैं, कहने का मतलब इनको पीटकर इनकी चादर भी बनाई जा सकती है चांदी की, और खींचकर इसके क्या बनाए जा सकते हैं, तार भी। तो तन्यता और नम्यता के गुण जो है वो किसमें पाए जाते हैं, चांदी में। और विद्युत की चांदी भी क्या होती है, बहुत ही सुचालक धातु होती है। टंगस्टन का विशेष गुण हमें ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा कठोर धातु है, बहुत ज्यादा भारी धातु है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आसानी से नॉर्मल तापमान पर, सामान्य तापमान पर पिघलती नहीं, इसलिए इसका द्रवणांक कह दो या मेल्टिंग पॉइंट कह दो आप, इस धातु का बहुत ज्यादा होता है, किसका, टंगस्टन का। तो गुणों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण धातुओं का नाम आता है किसका, टंगस्टन का। चलिए, क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, और इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके संबंध में बात कर रहे हैं हम। उत्पादन क्षेत्र की बात करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार के लिए, क्योंकि उत्पादन क्षेत्र थोड़े अपने डिटेल में देखने पड़ेंगे अपने को, इसलिए। चलिए यहां से मैं आगे, आप सारणी पूरी करते जाना, मैं अभी उत्पादन क्षेत्र के ऊपर बात करूंगा। देखो, तांबे के उत्पादन क्षेत्र के जिले पहले आपको याद रखने हैं, फिर आगे नाम याद आएंगे। झुंझुनू जिला, दूसरा हमारे पास है सीकर जिला, तीसरा हमारे पास है भीलवाड़ा जिला, चौथे नंबर पर मैं बात करूंगा अलवर जिले, पांचवें नंबर पर बात करेंगे हम उदयपुर जिले, और छठे नंबर पर हम बात करेंगे चूरू जिले। तांबा उत्पादन में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, पहले आप इनके नाम याद कर लीजिए अच्छे से। झुंझुनू जिला, सीकर जिला, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर और चूरू। आपके पास जो नक्शा है, मैप है खाली, उसमें आप देख लीजिए कि ये जिले की स्थिति कहां है। आप देखोगे इसमें तो झुंझुनू, सीकर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए जिले हैं। इसी तरीके से भीलवाड़ा, उदयपुर जो जिले हैं वो भी बिल्कुल पास पास हैं, तो इस दृष्टि से आप इनको याद रख सकते हैं। झुंझुनू जिले की कौन सी जगह है जो तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती है, नाम याद रखना है, खेतड़ी सिंगाना का क्षेत्र, खेतड़ी सिंगाना का क्षेत्र। सीकर जिले की दो क्षेत्र है, नीम का थाना क्षेत्र है, तो सीकर का कौन सा, नीम का थाना, और दूसरा हमारे पास आपको नाम याद रखना है जो हाल ही में खोजा गया क्षेत्र है, बन्नोवाली की डाली, बन्नोवाली की डाली। कौन सी डाली, बन्नोवाली की डाली, ठीक है, बन्नोवाली की डाली। और नीम का थाना क्षेत्र कौन से जिले के भाग है, सीकर जिले के। किस खनिज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, तांबे के लिए। भीलवाड़ा की बात करें तो रामपुरा आगुचा का क्षेत्र, रामपुरा आगुचा का क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। अलवर की बात करेंगे तो अरावली पर्वतमाला की एक चोटी है, खो चोटी के नाम से, उसी के आसपास का क्षेत्र जो है खो दरीबा के नाम से जाना जाता है, तो अलवर जिले का खो दरीबा क्षेत्र। उदयपुर की बात करोगे आप तो देबारी क्षेत्र 1, सलूम्बर क्षेत्र 2,
और रेल मगरा क्षेत्र 3, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो उदयपुर जिले के हैं और तांबा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। चूरू जिले में हालांकि उत्पादन नहीं होता, लेकिन एक नई खोज की गई है तांबे की। उस गांव का नाम है बिद्दासर के नाम से। चूरू का कौन सा गांव? बिद्दासर। उदयपुर के 3 स्थान आपको याद रखने हैं, देबारी, सलूबर और रेल मगरा के नाम से। अलवर जिले का कौन सा? खोदरीबा क्षेत्र। भीलवाड़ा का कौन सा? रामपुरा आगुचा का क्षेत्र। सीकर का नीम का थाना और बन्नोवाली की ढाणी और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र। अब आप यहाँ वीडियो को स्टॉप करके और अपना मैप जो है उसके अंदर इन खनिजों की स्थिति को दिखा देना पहले, और फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे खनिज की तरफ। चलिए, अब यहाँ पर सीसा जस्ता जो, इन दोनों को बोला जाता है जुड़वा खनिज। जुड़वा, ट्विन, जैसे बच्चे जुड़वा जन्म लेते हैं वैसे ये दोनों एक साथ मिलेंगे। कभी सीसा अकेला नहीं मिलेगा, जस्ता अकेला नहीं मिलेगा, दोनों साथ होंगे भाई भाई की तरह। तो जुड़वा खनिजों के नाम से इनको जाना जाता है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो उसमें आपको नाम याद रखने। देखो, उदयपुर जिला, राजसमंद जिला, ये सीकर झुंझुनू की जगह ये जिले आ गए, उदयपुर राजसमंद, ये दोनों सेम रहेंगे। यहाँ भी आपको याद रखने की दृष्टि से बता रहा हूं, भीलवाड़ा भी सेम रहेगा और अलवर भी सेम रहेगा। पहले आप जिलों के नाम याद कर लीजिए। 5वां नंबर इसमें हम एक और नया सफर लेंगे, सवाई माधोपुर के। सवाई माधोपुर के। अब उदयपुर का मुख्य क्षेत्र कौन सा है उसकी हम बात करेंगे। सीसा जस्ता की दृष्टि से जावर नाम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है उदयपुर का। कौन सा? जावर के नाम से। और दूसरा क्षेत्र जो अगर हम बात करें तो देबारी के नाम से। तो जावर और देबारी ये दोनों जो है सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद में राजसमंद जिला जो है, ठीक है, राजसमंद जिला जो है इसका एक क्षेत्र है राजपुरा दरिबा के नाम से। राजपुरा दरिबा के नाम से, ठीक है, या राजपुरा के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है, राजपुरा के नाम से। तो राजसमंद का राजपुरा। इसके बाद में भीलवाड़ा का सेम क्षेत्र है, ये का ये रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा का क्षेत्र जो है सेम टू सेम है, वही क्षेत्र है सेम टू सेम जो हमारे पास किसका था? तांबे का उत्पादक क्षेत्र था। अलवर का यहाँ पर खोदरीबा था, यहाँ पर नाम बदल जाता है, गुड्डा किशोरी दास आ जाता है। गुड्डा किशोरी दास आ जाता है, गुड्डा किशोरी दास। ये हमारे पास क्या है? अलवर का मुख्य सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा, चौथ माता का नाम आपने सबने सुना है। वहां चौथ माता जो है वो सवाई माधोपुर की है, और जिस स्थान पर इसका मंदिर है उस स्थान को बोलते हैं जो चौथ का बरवाड़ा। तो चौथ का बरवाड़ा चौथ माता के लिए भी प्रसिद्ध है, और दूसरा सीसा जस्ता उत्पादन के लिए भी इसको जाना जाता है। अलवर का ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। तांबे के अंदर आपको खोदरीबा याद रखना है, जबकि सीसा जस्ता में आपको क्या याद रखना है? गुड्डा किशोरी दास याद रखना है। भीलवाड़ा का ये सेम क्षेत्र रहेगा आपको। रामपुरा आगुचा यहाँ है, रामपुरा आगुचा यहाँ है। इसके बाद में ये सीकर झुंझुनू की जगह ये दोनों समीपवर्ती जिले और आ गए, ये दोनों भी समीपवर्ती है, देखो सीमा लगती है, इन दोनों की भी सीमा लगती है। तो उदयपुर का जावर का क्षेत्र और देबारी का क्षेत्र और राजसमंद का राजपुरा का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये किसके लिए जाने जाते हैं? सीसा जस्ता के लिए जाने जाते हैं। अब बात बचती है चांदी की। अब चांदी जो है ये भी इन दोनों के साथ ही मिलती है। जहां पर सीसा जस्ता मिलते हैं वहीं पर मिश्रित खनिज के रूप में क्या मिलती है? चांदी मिलती है। तो राजस्थान चांदी का उत्पादन तो इतना ज्यादा नहीं करता है, लेकिन चांदी एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में मिलती है। कहां पर? जावर क्षेत्र। आपको याद रखना है राजस्थान में चांदी का उत्पादन कौन सी खान से होता है, तो उस खान का नाम है कौन सी? जावर की खान। और जावर की खान के आसपास की जो पहाड़ियां हैं उनको बोलते हैं जावरमाला की पहाड़ियां। तो जावरमाला की पहाड़ियां और जावर का क्षेत्र ये जाना जाता है किसके लिए? चांदी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और ये खनिज जो है ये भी क्या होता है? सीसा जस्ता के साथ ही मिश्रित रूप में पाया जाता है। चलिए लास्ट हम बात करते हैं टंगस्टन खनिज। टंगस्टन का उत्पादन क्षेत्र कहां का है? तो टंगस्टन का आपको याद रखना है, टंगस्टन किन किन क्षेत्रों से उत्पादित होता है? पहले अपनी उनकी बात करेंगे। नागौर जिला सबसे महत्वपूर्ण टंगस्टन उत्पादन है। दूसरा नंबर हम बात करेंगे सिरोही का। दूसरा बात करेंगे सिरोही का। तीसरा हम देखेंगे डूंगरपुर का। डूंगरपुर का। इसके बाद में हम बात करेंगे अजमेर जिले की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पाली जिले की। ये महत्वपूर्ण जिले हैं जो किसका उत्पादन करते हैं? टंगस्टन का, जिनमें दो महत्वपूर्ण जगह है नागौर और सिरोही की। नागौर की तो डेगाना भाखड़ी के नाम से जो क्षेत्र है, डेगाना भाखड़ी के नाम से, भाखड़ी बोलते हैं छोटी पहाड़ी को। नागौर क्षेत्र में अरावली की जो छोटी बड़ी पहाड़ियां होती हैं उनको बोलते हैं भाखड़ी के नाम से। तो डेगाना भाखड़ी का जो क्षेत्र है वो जाना जाता है टंगस्टन उत्पादन के लिए, जिला है नागौर। सिरोही जिले का जो क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा फेमस है उसको हम बोलते हैं वालदा क्षेत्र के नाम से। और इसके पास एक क्षेत्र और है रेवत क्षेत्र।
तो रेवत वालदा का जो क्षेत्र है टंगस्टन उत्पादन के लिए जाना जाता है, कौन से जिले का? सिरोही जिले का। इसके बाद में डूंगरपुर जिले की बात करें तो डूंगरपुर जिले का एक स्थान है अमृतिया के नाम से, अभी हाल ही में खोजे गए स्थान है ये कुछ एक वर्षों पहले। अजमेर का बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है लातेरा साकुन क्षेत्र, लातेरा साकुन क्षेत्र, ये बहुत बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लातेरा साकुन क्षेत्र कौन से जिले का? अजमेर जिले का। और कौन से खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? टंगस्टन के लिए। और पाली जिला जो है ये जाना जाता है, इसका जो स्थान जो टंगस्टन उत्पादन के लिए जाना जाता है उसका नाम है बराठिया जिला, बराठिया। तो महत्वपूर्ण रूप से जो टंगस्टन उत्पादक के मुख्य मुख्य स्थान और जिले जो है वो ये रहेंगे हमारे पास। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मैप के ऊपर, नक्शे के ऊपर आपको इसको दिखाना जरूर है। क्रम में आप इसी तरीके से इनको तुलनात्मक रूप से सारणी बनाकर बना लीजिए, आपको बिल्कुल परफेक्टली याद रहेंगी ये सारी चीजें। चलिए अब हम बात करते हैं इनका उत्पादन कर कौन रहा है। ये खनिज तो हमने देख ली है, राजस्थान भी कह रहे हैं हम कि इनके उत्पादन में बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो उत्पादन करने वाली संस्थाएं या इकाइयां कौन सी है उनके ऊपर भी बात करनी है अपने को। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट इसका टॉपिक की तरफ, लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक देखते हैं अपने इसका कि उत्पादन कौन कौन कर रहे हैं खनिजों का। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तांबे की। तांबे का उत्पादन कौन कर रहा है इसकी बात करते हैं। तो तांबा उत्पादन करने के लिए हमारे पास जो संस्था या इकाई जो है उसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से, हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के नाम से बोलते हैं, इसको शॉर्ट नाम है HCL के नाम से, HCL के नाम से। तो झुंझुनू जिले का जो खेतड़ी है वहां पर ये इकाई स्थापित की हुई है। तो ये इकाई क्या करती है? तांबे को गलाने का काम करती है और गला करके और शुद्ध तांबा जो है उसको क्या करती है? प्राप्त करती है। तो एस के रूप में मिलता है, उसको रासायनिक क्रिया से गलाया जाता है और गला के शुद्ध तांबा प्राप्त किया जाता है। चलिए सीसा जस्ता की बात करते हैं। यहां पर जो इकाई है उसको बोलते हैं HZL के नाम से, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से। इसका पूरा नाम है H फॉर हिंदुस्तान, Z फॉर जिंक, L फॉर लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से स्थापित है। उदयपुर जिले का देबारी जो है वही देबारी, तो उदयपुर इसका हेड ऑफिस है, ठीक है, HZL का, जबकि HCL का हेड ऑफिस कौन सा है? खेतड़ी। तो देबारी जो है यहाँ पर सीसा जस्ता जो है इसको गलाने का कार्य किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ जिले का, चित्तौड़गढ़ जिले का, चित्तौड़गढ़ का चंदेरिया नाम याद रखना है। चित्तौड़गढ़ का कौन सा? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ का चंदेरिया और उदयपुर का देबारी, इन दोनों ही जगहों पर सीसा जस्ता को गलाने का कार्य किया जाता है। और चंदेरिया वाला जो संयंत्र है, कारखाना है, ये एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र है, जिंक स्मेल्टर संयंत्र याद रखना है आपको। एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र, स्मेल्टर का मतलब होता है स्मेल्ट का मतलब होता है गलाना, तो जिंक को गलाने का सबसे बड़ा एशिया का संयंत्र जो है वो चित्तौड़गढ़ का चंदेरिया है। और ये दोनों ही कारखाने जो है ये प्राइवेट सेक्टर में स्थापित है, निजी क्षेत्र में स्थापित है और इनका मालिक है वेदांता ग्रुप। आपने इसका नाम भी सुना होगा, भारत का महत्वपूर्ण उद्योगपति घराना है वेदांता ग्रुप के नाम से। तो वेदांता कंपनी जो है उसने इसको स्थापित किया है। ये हालांकि पहले सरकार का स्थापित था, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया हुआ था, लेकिन इसने अपने शेयर जो है वो बेच दिए किसको? वेदांता ग्रुप को। तो वर्तमान में ये दोनों ही कारखाने जो है वो किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सीसा जस्ता को गलाने का कार्य किया जा रहा है इनसे, ठीक है। और चांदी जो है वो इन्हीं का एक हिस्सा है। जब इनको सीसा जस्ता को गलाते हैं तो उसके साथ ही हमें क्या प्राप्त होती है? चांदी जो है वो प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है सीसा जस्ता को गलाने और उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करने वाली संस्था कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। चलिए टंगस्टन की बात करें। टंगस्टन की बात करें तो ये राजस्थान का खुद का खनिज है, इसलिए इसको उत्पादन करने का कार्य राजस्थान सरकार खुद करती है और उसका नाम है राजस्थान टंगस्टन विकास विभाग के नाम से, राजस्थान टंगस्टन विकास विभाग के नाम से। तो ये राजस्थान सरकार का खुद का है और ये दोनों केंद्र सरकार के थे, HCL और HZL दोनों थे। ये राजस्थान का खुद का है। तो ये वालदा जो क्षेत्र है सिरोही वाला, उस क्षेत्र के अंदर क्या करता है? टंगस्टन उत्पादन का कार्य करता है। तो तीनों का उत्पादन कौन कौन करता है इसकी बात हमने देख ली। तांबा का उत्पादन HCL करता है, सीसा जस्ता का उत्पादन HZL करता है और टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान टंगस्टन विकास निगम जो है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है।
तो ये रहेंगे हमारे पास। अब जब सीसा जस्ता को गलाया जाता है तो इनके साथ साथ बहुत सारे प्रकार के को प्रोडक्ट भी निकलते हैं, सह उत्पाद भी निकलते हैं। मुख्य उत्पाद तो ये हो गए सीसा जस्ता चांदी हो गई, लेकिन छोटे बड़े दूसरे उत्पाद भी निकलते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं तो कैडमियम इसके उत्पादन में का मतलब सह उत्पाद के रूप में निकलता है। गंधक का तेजाब H2SO4 जिसको बोलते हैं वो भी यहां से निकल सकता है। अमोनियम सल्फेट, ये सारे जो उत्पाद हैं ये सीसा जस्ता को गलाने के बाद में को प्रोडक्ट के रूप में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त किए थे। तो ये रहेगा हमारे पास मुख्य मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, उत्पादन करने का काम कौन कर रहा है, और अब अपने देख लेते हैं कि मुख्य मुख्य उपयोग क्या है, यूज क्या है तांबे का। तांबे का यूज आप सब जानते हैं। तांबे का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत की सुचालक धातु है, इसलिए ज्यादातर इसका उपयोग जो है वो विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तांबे का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाएगा, विद्युत उपकरणों। इसके अलावा और बहुत सारे प्रकार के चीजें हैं जिनमें तांबा जो है वो धातु मिश्र धातु बनाने में भी काम आता है। आपको पता है तांबे की मिश्र धातुएं बहुत सारी हैं, और वो कांसा है, जैसे कांसा बहुत महंगी धातुओं के अंदर इसका नाम आता है। तो विद्युत उपकरणों के रूप में मुख्य रूप से और मिश्र धातुओं के रूप में किसका उपयोग होगा, तांबे का। सीसे जस्ते का उपयोग कहां किया जाता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। सीसे जस्ते का उपयोग भी देखो मुख्य रूप से ये सामरिक महत्व का खनिज है। ये सामरिक मतलब देश की सुरक्षा के अंदर काम आने वाले खनिज है। बारूद निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। बारूद निर्माण, तो बारूद कौन बनाएगी, सेना बनाएगी, तो सामरिक महत्व बारूद निर्माण। सेना के लिए जहाज निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। जहाज निर्माण में उपयोग किया जाता है किसका, सीसा जस्ता। ठीक है, तो ज्यादातर। और तीसरा हम बात करें तो जस्ते का उपयोग एक विशेष क्रिया में और होता है जिसको बोलते हैं गैल्वनीकरण की क्रिया। गैल्वनीकरण की क्रिया मिश्र धातुओं के ऊपर या धातुओं के ऊपर जंग से बचाव करने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, उसको कहते हैं अपने गैल्वनीकरण की क्रिया, गैल्वेनाइजेशन की क्रिया। तो गैल्वनीकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सीसा और जस्ता जो है वो इस रूप में उपयोग है। चांदी के हम जानते हैं सबसे उपयोगी धातुओं में, बहुमूल्य धातुओं में नाम आता है किसका, चांदी का। तो ज्यादातर आभूषण बनाने के अंदर भी चांदी का उपयोग किया जाता है। अब बात बचती है टंगस्टन का। इसकी विशेष बात मैंने आपको बताई थी, बहुत ज्यादा कठोर धातु है, बहुत ज्यादा भारी धातु है और बहुत ज्यादा उच्च ताप पर न पिघलने वाली धातु है। तो फिर इसका उपयोग भी उसी प्रकार का होगा। पहली बात तो ये है, ये भी सामरिक महत्व का खनिज है। सामरिक महत्व कहने का मतलब देश की सुरक्षा में काम आने वाले जितने भी संसाधन है अपने पास, जैसे तोप है, ठीक है, उनका जो कवर है वो टंगस्टन से बनाया जाता है ताकि टेम्परेचर या तापमान पाकर तोप पिघल न जाए। तो सामरिक महत्व का खनिज होता है। दूसरा, इस्पात जो है उसको मजबूत बनाने में इस धातु का उपयोग किया जाता है, इस्पात को मजबूत बनाने में। तीसरी बात अगर हम देखें, बल्ब जो होते हैं इनके अंदर जो तंतु लगा होता है, बल्ब के अंदर वो तंतु भी टंगस्टन धातु का बनाया जाता है, क्योंकि बल्ब गर्म होगा तो टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएगा सामान्यतः, तो वो टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। इसके अलावा रेडियो है, टेलीविजन है, ठीक है, इन सब की जो पिक्चर ट्यूब होती है अंदर वाली पिक्चर ट्यूब, वो पिक्चर ट्यूब बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अंदर से पिक्चर ट्यूब गर्म होती है, तो गर्म होकर सामान्य धातुआं बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो बिजली भी ज्यादा खाएगी और दूसरा पिघलने के चांसेस भी होते हैं इसलिए। और इसके अलावा रंगाई छपाई उद्योग जो है उसके अंदर भी इस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये रहते हैं हमारे पास मुख्य मुख्य खनिजों के कौन कौन से उपयोग हैं। तो आपको इसी तरीके से 6-7 अलग अलग भागों में बांटकर प्रत्येक खनिज को, जिसमें मैंने बता दिया, पहले आपको प्रकार देख लेना है कौन सा है, एस्क कौन सा है उसका, गुण कौन सा है उसमें, क्षेत्र कौन सा है उसका उत्पादन का, उत्पादन करने वाली संस्था कौन सी है उसकी, इसके बाद में उसमें विशेष रूप से उसका उपयोग जो है वो किन कार्यों में किया जाता है। ये सारी बातें हमें एक एक खनिज के बारे में देख लेंगे। तो ये रहेंगे दोस्तों राजस्थान के धात्विक खनिज कौन कौन से हैं और उनका उत्पादन मुख्य रूप से कहां से किया जाता है, इसकी हमने डिटेल में बात की। तो मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। मैप या नक्शा आप भरना न भूलें, मस्ट है, बहुत जरूरी है इन टॉपिक्स को समझने के लिए। 2 नंबर का नक्शा भी आपके एग्जाम में आना है, इन्हीं तीनों लेसन में से आना है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप क्यों ना रोजाना इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके वो 2 नंबर फ्री में मिलेंगे, एक तरीके से आपको साथ में स्कीम के रूप में मिल रहे हैं। तो आप जरूर मैप जो है, नक्शा जो है, मानचित्र जो है वो जरूर भरें और इनको स्थानों को मुख्य रूप से उन पर भर के याद करने की कोशिश करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, विद्यार्थियों में, जितनों में भी आप इसको भेज सकते हैं भेजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, सुप्रभात।